सो गुड मॉर्निंग गाइस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के यानी कि 19 दिसंबर के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को। तो इस प्रश्न में आपसे पूछ रहे हैं अभी हाल ही में किसे बेस्ट फीफा मेंस प्लेयर चुना गया है। तो आंसर होगा विनीसियस जूनियर को। तो अभी रियल मैड्रिड के स्टार प्लेयर और ब्राजील के फॉरवर्ड विनीसियस जूनियर को बेस्ट फीफा मेंस प्लेयर चुना गया है। मतलब ये ब्राजील के हैं और रियल मैड्रिड जो फुटबॉल क्लब है उसके लिए खेलते हैं। क्या नाम है? विनीसियस जूनियर। और इन्हीं को अभी बेस्ट फीफा मेंस प्लेयर चुना गया है। इन्होंने 2023-24 में रियल मैड्रिड के लिए चैंपियंस लीग और ला लीगा में शानदार प्रदर्शन किया था, उसी के लिए इनको चुना गया है। वहीं अगर महिलाओं में हम बात करें, महिलाओं में किसे चुना गया यानी कि बेस्ट फीफा वुमेन्स प्लेयर किसे चुना गया, तो एटना बोनमाटी को। ये स्पेन से हैं और बार्सिलोना के लिए खेलती हैं। उसी तरह से अगर हम बात करें बेस्ट फीफा गोलकीपर की, तो मेंस कैटेगरी में चुना गया है एमिलियानो मार्टिनेज को, जो कि अर्जेंटीना के हैं। और महिलाओं में चुना गया एलिसा नेहर को, जो कि अमेरिकी हैं। इसके अलावा ये और देखो, पहला मार्टा पुरस्कार, मतलब पहली बार दिया गया मार्टा पुरस्कार ब्राजील की मार्टा को। एक्चुअली में ये जो पुरस्कार है ब्राजील की दिग्गज जो महिला फुटबॉलर है मार्टा, उनके सम्मान में स्थापित किया गया है। तो ये एक सत्र में, एक सेशन में किसी महिला खिलाड़ी के द्वारा बनाए गए सर्वश्रेष्ठ गोल के लिए दिया जाएगा। और पहली विजेता इसकी वो खुद ही हैं, ब्राजील की मार्टा। और इसी तरह से पुरुषों के लिए, ये महिलाओं के लिए था, पुरुषों के लिए एक सत्र में सर्वश्रेष्ठ गोल करने के लिए पुस्कास पुरस्कार दिया जाता है, जो दिया गया अभी एलेजांद्रो गार्नाचो को। ये इंग्लिश फुटबॉल क्लब है मैनचेस्टर यूनाइटेड, उसके लिए खेलते हैं। तो यहाँ पे जो जो इंपॉर्टेंट अवार्ड्स थे वो मैंने आपको बता दिए, लेकिन इन सब में भी सबसे इंपॉर्टेंट यही होता है हमेशा बेस्ट फीफा प्लेयर। मेंस वाला भी बता दिया, वुमेन्स वाला भी बता दिया, वो आप ध्यान में रखना। और फुटबॉल में एक सबसे इंपॉर्टेंट अवार्ड और होता है बैलन डियोर अवार्ड। अभी हमने पढ़ा था 2024 के लिए पुरुषों में दिया गया रॉड्रिगो हर्नांडेज को, स्पेन के हैं। और महिलाओं में एटना बोनमाटी को दिया गया, जो कि स्पेन से है। देखो, फीफा मेंस वर्ल्ड कप के 3-4 संस्करण में आपको बताता हूँ। एक तो जो हो चुका है 2022 में 22वां संस्करण कतर में हुआ था, उसका शुभंकर मैस्कोट लाइव है और उसको जीता अर्जेंटीना ने फ्रांस को हरा के था। अब जो 23वां संस्करण 2026 में होगा, क्योंकि 4-4 साल में होता है, तो 26 वाला 3 देशों में होगा, अमेरिका, कनाडा और मैक्सिको में। फिर उसके 4 साल बाद वाला 2030 में 24वां संस्करण होगा, वो भी 3 देशों में होगा, मोरक्को, स्पेन और पुर्तगाल में। फिर उसके 4 साल बाद 2034 में होगा 25वां संस्करण, वो सऊदी अरब में होगा। तो अभी ये सारी लिस्ट हमारे पास आ चुकी है, सबकी घोषणा हो चुकी है, सारी बता रहा हूँ एक साथ। वैसे सऊदी अरब, याद रखना, 2034 में ये 22वें एशियन गेम्स को भी होस्ट करेगा। और अगले साल 2025 में जो पहली बार ई स्पोर्ट्स गेम्स होंगे उसको भी होस्ट करेगा सऊदी अरब। और फुटबॉल की जो शासी निकाय है, पूरे विश्व में फुटबॉल को रेगुलेट करने वाली जो बॉडी है वो फीफा है। इसके स्टैटिक देखें तो 1904 में स्थापना होती है, ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में मुख्यालय मिलेगा, प्रेसिडेंट है गियानी इन्फिनिटो। यहाँ के कुछ कप्स एंड ट्रॉफीज की बात करें तो रोवर्स कप, संतोष ट्रॉफी, सुब्रतो कप, डूरंड कप, आशुतोष कप, मर्डेगा कप, नेहरू कप, इन सब का संबंध फुटबॉल से है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं अभी हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस ये कब मनाया गया, तो आंसर होगा 18 दिसंबर को। तो हर साल 18 दिसंबर को इंटरनेशनल माइग्रेंट्स डे यानी कि अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस के रूप में मनाया जाता है। और थीम क्या है? प्रवासियों के योगदान का सम्मान करना और उनके अधिकारों का सम्मान करना। ये अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस है। आपको याद होगा भारत में हम भारतीय प्रवासी दिवस के रूप में मनाते हैं, और कब? 9 जनवरी को। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट तो ये रहेगा कि जो 2025 में हम जो 18वां भारतीय प्रवासी दिवस है वो कहाँ पे मनाएंगे, तो उड़ीसा के कैपिटल भुवनेश्वर में। ये आप जरूर याद रखना। और अभी कुछ दिन पहले ही हमने पढ़ा, अभी राजस्थान के जो मुख्यमंत्री जी हैं भजन लाल शर्मा, उन्होंने घोषणा की कि प्रवासी राजस्थानी दिवस भी मनाया जाएगा। कब? 10 दिसंबर को। तो ये भी ध्यान रखना। अच्छा, वैसे 17 दिसंबर को भी एक दिवस हमने मनाया, पेंशनर्स डे, वो भी ध्यान में रखना। वैसे अभी दिसंबर में अभी तक 1 दिसंबर से लेके अभी तक कौन कौन से दिवस हम मना चुके हैं मैं आपको रिवाइज करवाता हूँ। पूरी लिस्ट आपके सामने है, तो मेरे साथ साथ बोलिएगा ताकि ये आपके दिमाग में फिट हो सके, मतलब ये चीजें आपको याद रहें। और इनको याद करने का सबसे अच्छा तरीका यही है, जब भी मौका मिले इनको बोलो। आप बार बार लिख तो सकते नहीं, उतना टाइम है नहीं, लेकिन बोल तो सकते हो। देखो, 1 दिसंबर को बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स ने अपना 60वां स्थापना दिवस मनाया।
दिसंबर को ही वर्ल्ड एड्स डे होता है। 2 दिसंबर को विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस, 2 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय गुलामी उन्मूलन दिवस, 2 दिसंबर को राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस, 3 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांगजन दिवस, 4 दिसंबर विश्व वन्यजीव संरक्षण दिवस, अंतर्राष्ट्रीय चीता दिवस, अंतर्राष्ट्रीय बैंक दिवस और भारतीय नौसेना दिवस, 5 दिसंबर विश्व मृदा दिवस, 5 दिसंबर अंतर्राष्ट्रीय स्वयंसेवक दिवस, 7 दिसंबर सशस्त्र सेना झंडा दिवस, 7 दिसंबर अंतर्राष्ट्रीय नागरिक विमानन दिवस, 9 दिसंबर अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी दिवस, 10 दिसंबर विश्व मानवाधिकार दिवस, 11 दिसंबर विश्व पर्वत दिवस, 12 दिसंबर सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज दिवस और 12 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय तटस्थता दिवस के रूप में भी मनाया। और याद रखना इस बार 21 दिसंबर को पहली बार विश्व ध्यान दिवस वर्ल्ड मेडिटेशन डे के रूप में भी मनाएंगे, ये भी आप ध्यान रखें। अगला प्रश्न हम देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं कि अभी हाल ही में किसने जमशेदजी टाटा पुरस्कार को जीत लिया है? तो आंसर होगा किरण मजूमदार शॉ ने। तो बायोकॉन के अध्यक्ष हैं, संस्थापक है, आप जानते हो, किरण मजूमदार शॉ। और इन्हीं को बायो साइंसेस के क्षेत्र में उनके अभूतपूर्व काम के लिए अभी इंडियन सोसाइटी फॉर क्वालिटी के द्वारा जमशेदजी टाटा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ये जो पुरस्कार है बायोकॉन को वैश्विक बायोटेक लीडर के रूप में स्थापित करने में उनके नेतृत्व और गुणवत्ता के लिए दिया गया है। ये पुरस्कार अभी बेंगलोर में इंडियन सोसाइटी फॉर क्वालिटी के वार्षिक सम्मेलन 2024 में इनको दिया गया। इस पुरस्कार की बात करें जमशेदजी टाटा पुरस्कार की, तो 2004 में इंडियन सोसाइटी फॉर क्वालिटी ने इसे टाटा ग्रुप के जो संस्थापक रहे जमशेदजी टाटा के नाम पर रखा था, इसको शुरू किया था। और पहली बार ये वेणु श्रीनिवासन को दिया गया था जो कि टीवीएस मोटर के सीएमडी थे। बाकी बायोकॉन कंपनी की बात करें जिसके संस्थापक और चेयरमैन है ये किरण मजूमदार शॉ। इस कंपनी की शुरुआत होती है 1978 में। हमने कहा बायो फार्मास्यूटिकल कंपनी है और इसका मुख्यालय हेडक्वार्टर मिलेगा आपको बेंगलुरु में ही। यहाँ पे कुछ और इंपॉर्टेंट अवार्ड्स मैं आपको रिवाइज कराऊंगा, लेकिन उससे पहले एक प्रश्न मैं आपसे पूछता हूँ कि किरण मजूमदार शॉ का नाम अभी आपने कहीं न्यूज में पढ़ा था क्या? तो आपको याद आना चाहिए। अभी फोर्ब्स ने 2024 के दुनिया में सबसे पावरफुल महिलाओं की सूची जारी की थी, उसमें 3 भारतीय महिलाएं थी, निर्मला सीतारमण, रोशनी नादर मल्होत्रा जो कि HCL की CEO है, और एक किरण मजूमदार शॉ थी। याद आया? वहीं पे इनके बारे में हमने पढ़ा था, अभी 4-5 दिन पहले की बात है। उम्मीद करूंगा आपको याद होगा। चलो कुछ इंपॉर्टेंट अवार्ड्स मैंने कहा आपको रिवाइज कराऊं तो देखो। अभी हम बात करें विज्ञान रत्न पुरस्कार मिला किसे? डॉक्टर गोविंदराजन पद्मनाभन को। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी ने किसे ओलंपिक ऑर्डर के गोल्ड मेडल से सम्मानित किया? तो फ्रांस के जो प्रेसिडेंट है इमैनुअल मैक्रोन। और वैसे हमारे जो शूटर है अभिनव बिंद्रा, उनको भी ओलंपिक ऑर्डर सम्मान मिला था। राजश्री बिरला 25वें लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय उत्कृष्टता पुरस्कार 2024 मिला। अलेक्जेंडर डोन अमेरिकी हैं, शस्त्र रामानुजन पुरस्कार 2024 मिला। इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉटिकल फेडरेशन ने अभी वर्ल्ड स्पेस अवार्ड दिया था इसरो के जो अध्यक्ष हैं S सोमनाथ को। ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड मानवतावादी पुरस्कार 2024 मिला मोहन जी को। कालिदास सम्मान पुरस्कार यह भी 2023 के लिए दिया गया रघुपति भट्ट को, मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा दिया जाता है। ये प्रश्न आ चुका है एग्जाम में, कौन देता है? तो याद रखना मध्य प्रदेश सरकार। विभव तालुकदार हैरी मैसेल पुरस्कार मिला था, IUCN का पुरस्कार है। और सखारोव पुरस्कार यूरोपीय संसद देती है, किसे मिला? मारिया कोरिना मचाडो और एडमंडो गोंजालेस को मिला, ये वेनेजुएला के हैं। और मिस यूनिवर्स 2024 का खिताब अभी विक्टोरिया केयर थिलविग ने जीता, ये डेनमार्क से हैं। ये प्रश्न भी में आया, इनका देश के बारे में पूछा था। तो ये 10 इंपॉर्टेंट अवार्ड मैंने आपको रिवाइज कराए, इनको ध्यान रखना। अगला प्रश्न देखते हैं हम। फिर अगले में पूछ रहे हैं अभी हाल ही में किस भारतीय शहर ने 1 जनवरी 2025 से भिखारियों को भिक्षा या पैसा देना अपराध बना दिया है? तो ऐसा कर दिया है इंदौर में। मतलब अब कोई अगर आपको भिखारी दिखते हैं, आप भीख देना चाहोगे तो भीख नहीं दे पाओगे, अगर दोगे तो आपके खिलाफ FIR दर्ज हो जाएगा। ना भीख मांग सकते हैं ना भीख दे सकते हैं। हे भगवान, कैसा जुल्म है। तो आप जानते हो भारत का सबसे स्वच्छ शहर है इंदौर, और अब यहीं पर 1 जनवरी 2025 से भिखारियों को पैसे और भीख देने पर FIR दर्ज की जाएगी। भिखारियों को पैसा और भीख देना अपराध घोषित करने का आदेश जिला प्रशासन ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 के तहत जारी किया है। तो वैसे अभी टोटल 10 शहरों में भारत सरकार ने भिक्षावृत्ति मुक्त भारत का पायलट परियोजना शुरू किया है। वो 10 शहर कौन कौन से हैं? दिल्ली, बेंगलुरु, चेन्नई, हैदराबाद, इंदौर, लखनऊ, मुंबई, नागपुर, पटना
और अहमदाबाद। तो इस अभियान का मुख्य उद्देश्य कौन सा अभियान? भिक्षावृत्ति मुक्त भारत। तो इस अभियान का उद्देश्य है 2026 तक भारत के 30 शहरों को भिखारी मुक्त बनाना है। तो अगर आपसे प्रश्न पूछे कि अभी किस भारतीय शहर में 1 जनवरी 2025 से भिखारियों को भिक्षा देना अपराध हो गया है, तो इंदौर। तो इंदौर वासियों थोड़ा संभल के रहना, खास तौर पे वो स्टूडेंट जो थोड़े ज़्यादा दयालु होते हैं, मंदिर जाते हैं, कहीं पे जाते हैं तो भिखारी को पैसा दे देते हैं, तो दिक्कत खड़ी हो सकती है, थोड़ा कंट्रोल रखना अपने ऊपर। अच्छा, एक आपको योजना याद होगी, स्माइल योजना। मैं आपको कई बार बता चुका हूँ, केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय ने इसको शुरू किया था। यहाँ पे स्माइल का मतलब होता है सपोर्ट फॉर मार्जिनलाइज्ड इंडिविजुअल्स फॉर लाइवलीहुड एंड एंटरप्राइज। ये भिखारियों और ट्रांसजेंडरों के लिए शुरू की गई थी। अच्छा, इसी तरह से एक और प्रश्न बनेगा कि अभी कहाँ पर भिखारी मुक्त शहर नाम से एक पहल शुरू की गई थी? तो आंसर होगा नागपुर में। यहाँ पे इंदौर से ही संबंधित कुछ करंट अफेयर्स के प्रश्न मैं आपको करा रहा हूँ, ध्यान से सुनना। अगर पूछे देश का पहला वाटर प्लस प्रमाणित शहर कौन सा बना था? इंदौर आंसर होगा। रोबोट का ट्रैफिक कंट्रोल में यूज करने वाला पहला शहर इंदौर ही है। और डिजिटल एड्रेसिंग सिस्टम लागू करने वाला भारत का पहला शहर भी इंदौर था। भारत के पहले और विश्व का दूसरा इन्फेंट्री संग्रहालय का उद्घाटन किया गया था इंदौर में ही। 2023 में 17वां प्रवासी भारतीय सम्मेलन ये इंदौर में हुआ था। एशिया का सबसे बड़ा सीएनजी प्लांट ये बनेगा इंदौर में। इंदौर के पाताल पानी रेलवे स्टेशन का नाम ट्राइबल आइकॉन तांत्या भील के नाम पे किया गया। लता मंगेशकर जी के नाम पर संगीत संग्रहालय व संगीत अकादमी व संग्रहालय बनेगा इंदौर में। ईपीआर क्रेडिट पाने वाला देश का पहला नगरीय निकाय कौन सा है? इंदौर है। ईपीआर मतलब एक्सटेंडेड प्रोडक्टिव रेस्पॉन्सिबिलिटी। और ग्रीन बॉन्ड जारी करने वाला देश का दूसरा शहरी निकाय ये इंदौर नगर निगम है। तो यहाँ पे 10 प्रश्न मैंने आपको इंदौर से ही रिवाइज करा, इनको ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं कि हाल ही में किसने मिस इंडिया यूएसए 2024 का खिताब जीत लिया है? तो आंसर होगा कैटलिन सेंड्रा नील ने। तो चेन्नई में जन्मी भारतीय अमेरिकी कैटलिन सेंड्रा नील ने अभी मिस इंडिया यूएसए 2024 का खिताब जीत लिया है। इनके अलावा जो संस्कृति शर्मा है, इन्होंने मिसेज इंडिया यूएसए 2024 का खिताब जीता। और अर्शिता कथपालिया ने मिस टीन इंडिया यूएसए 2024 का खिताब जीता है। अच्छा, ये जो लिस्ट में लेकर के आ रहा हूँ, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट लिस्ट है। इसमें 2-3 नाम तो आपको जरूर से याद रखने, रट जाना है इनको। जैसे कि मिस वर्ल्ड 2024 का खिताब किसने जीता? इस बार 71 नंबर का एडिशन था जो कि भारत में हुआ था, मुंबई में। इसको जीता क्रिस्टीना प्रिस्कोवा ने, चेक रिपब्लिक की है। इनके देश के नाम भी याद रखना, क्योंकि अभी एग्जाम में मैंने बताया था ना, देश का नाम ही पूछा था। मिस यूनिवर्स 2023 तो आप सभी जानते हो, शेनिस पलासियो है निकारागुआ से। और अभी मिस यूनिवर्स 2024 भी चुना जा चुका है, 73 नंबर का एडिशन था। कहाँ पे हुआ था? मैक्सिको में। और इसमें विजेता रही विक्टोरिया केयर थेलवेग, ये डेनमार्क से हैं। मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड 2024 ये रही ध्रुवी पटेल। मिस यूनिवर्स इंडिया 2024 रिया सांगी गुजरात से हैं। और मिस इंडिया, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया, मिस इंडिया 2024 निकिता पोरवाल है, उज्जैन से हैं। मिस एआई 2024 केंजा लेली रही थी, मोरक्को से। और मिस ग्रैंड इंटरनेशनल 2024 रही रचेल गुप्ता, जो कि पंजाब से है। तो वैसे तो सारे मैंने आपको रिवाइज करा दिए, लेकिन ये 3 फिर भी अगर मैं 3 ही याद करने हो तो ये 3 जरूर याद रखना, मिस वर्ल्ड, मिस यूनिवर्स और मिस इंडिया। ठीक है, अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं हाल ही में सबसे तेज टेस्ट शतक का रिकॉर्ड किसने बनाया? तो आंसर होगा नेट साइबर ब्रंट ने। तो इंग्लैंड की नेट साइबर ब्रंट ने अभी साउथ अफ्रीका के खिलाफ वुमेन्स टेस्ट क्रिकेट के इतिहास का सबसे तेज शतक जड़ दिया है। उन्होंने 96 गेंदों में 100 रन पूरे कर दिए। और आप कह सकते हो 100 से कम गेंदों में टेस्ट शतक बनाने वाली वो पहली और एकमात्र महिला क्रिकेटर बन गई है। वैसे उन्होंने किनका रिकॉर्ड तोड़ा अगर ये बात करें तो श्रीलंका के चमानी सेनेविरत्ना का रिकॉर्ड तोड़ दिया, जिन्होंने 1998 में 106 गेंदों पर शतक बनाया था। लेकिन ये लाइन ही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 100 से कम गेंदों में इन्होंने टेस्ट शतक लगा दिया है। ऐसा करने वाली वो पहली और एकमात्र महिला क्रिकेटर बन गई है। और अभी जो ये साउथ अफ्रीका और इंग्लैंड के बीच ये टेस्ट मैच हुआ, ये साउथ अफ्रीका में हुआ। और साउथ अफ्रीका में 22 सालों में ये पहला महिला टेस्ट मैच था। तो नाम क्या है? नेट साइबर ब्रंट, ये याद रखना। सबसे तेज टेस्ट शतक का रिकॉर्ड बनाया इन्होंने। अच्छा, इसी तरह से हमारी एक महिला खिलाड़ी का नाम भी न्यूज़ में था, स्मृति मंधाना, आपको याद होगा।
अभी हमने पढ़ा था ना कि बताओ भैया किस महिला क्रिकेटर ने एक कैलेंडर ईयर में सबसे अधिक शतक लगाने का रिकॉर्ड बनाया, तो आंसर होगा स्मृति मंधाना। कितने शतक लगाए? टोटल 4 शतक लगाए, तो उनका नाम भी याद रखना। अभी आपको पता ही होगा जो नवा वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप हुआ था अभी 2024 वाला यूनाइटेड अरब अमीरात में हुआ था, उसको न्यूजीलैंड ने जीता, साउथ अफ्रीका को हराया था। अब चलो 2 प्रश्न सिंपल से आपसे पूछता हूँ, जो पहले भी मैं आपसे पूछ चुका हूँ, तो सभी उत्तर दे दोगे मुझे लगता है इसका। तो कि भारत की पहली महिला पिच क्यूरेटर कौन बनी थी? पिच क्यूरेटर मैं आपको समझा चुका हूँ, जो क्रिकेट पिच होता है उसकी रखवाली, उसकी देखभाल करने वाले को कहते हैं पिच क्यूरेटर। तो वो पहली महिला कौन बनी? और आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाली पहली और दूसरी भारतीय महिला कौन बनी थी? 2 ही भारतीय महिला हैं, एक पिछले साल बनी थी और एक इस साल बनी है, तो दोनों के नाम आपको बताने हैं। ये 2 प्रश्न मैंने यहाँ पे सिंपल से पूछ लिए, उत्तर दीजिए। हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं, हाल ही में भारत का पहला स्वदेशी कीटनाशक रोधी बॉडी सूट को अभी लॉन्च किया गया, उसका नाम क्या रखा है? तो आंसर होगा किसान कवच। तो हमारे जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी मंत्री हैं डॉक्टर जितेंद्र सिंह, अभी उन्होंने भारत के पहले स्वदेशी कीटनाशक रोधी बॉडी सूट को लॉन्च किया और उसका नाम किसान कवच है। इसको तैयार किसने किया, किसने बनाया? तो बेंगलुरु की ब्रिक इनस्टेम कंपनी है, उसने इसे सेपियो हेल्थ प्राइवेट लिमिटेड के साथ मिलकर के तैयार किया है। इसे बनाने का उद्देश्य, लॉन्च करने का उद्देश्य किसानों को कीटनाशकों के संपर्क से बचाना, क्योंकि इनसे स्वास्थ्य संबंधी रोग हो सकता है, बीमारी हो सकती है, आंखों में चले जाए तो दृष्टि की हानि, अंधापन हो सकता है, मृत्यु तक हो सकती है। क्योंकि किसान क्या होता है, जब कीटनाशक खेतों पे छिड़कते हैं तो वो उड़ के उनकी स्किन पे लग जाती है, सांस के थ्रू अंदर चली जाती है, आंखों में चली जाती है। तो उसी से बचने के लिए इन्होंने ये एक बॉडी सूट बनाया है और इसकी कीमत 4,000 रुपये रखी है इन्होंने, और इसका नाम किसान कवच रखा है, तो ये ध्यान रखना। अच्छा, कवच, जैसे मैं बार बार कवच कवच कर रहा हूँ, कुछ याद आ रहा होगा आपको। कवच तो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, और ये प्रश्न मैं आपको बता रहा हूँ SSC CHSL के एग्जाम में आ चुका है। प्रश्न देखो आपके सामने लगाया मैंने कि भारतीय रेलवे के द्वारा शुरू की गई कवच प्रणाली क्या है? तो यही प्रश्न था और इसका सही उत्तर हो जाएगा, अगर आपको पता है तो, स्वचालित ट्रेन सुरक्षा प्रणाली। मतलब क्या है? ट्रेन अगर एक ही पटरी पे आमने सामने आ जाएगी तो कवच प्रणाली उनको टकराने से रोक देगी, आप जानते हो। एक सागर कवच अभ्यास भी याद रखना, इंडियन कोस्ट गार्ड ने इसका आयोजन किया था। ये तटों की सुरक्षा के लिए एक अभ्यास आयोजित हुआ था, गुजरात, दमन दीव, गोवा, महाराष्ट्र के तटों की सुरक्षा के लिए सागर कवच, ठीक है। और आज जो हमने पढ़ा वो किसान कवच है, और जो भारतीय रेलवे में है वो प्रणाली का नाम है कवच। तीनों कवच याद रखना। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं कि हाल ही में तुलसी गौड़ा का निधन हो गया, वे क्या थी? तो वो एक पर्यावरणविद थी। तुलसी गौड़ा, जिन्हें वृक्ष देवी के नाम से भी जाना जाता है, कर्नाटक की एक प्रसिद्ध पर्यावरणविद थी, जिन्होंने अपना सारा जीवन वनीकरण और पारिस्थितिकी संरक्षण के लिए समर्पित कर दिया था। उन्हें 1 लाख से अधिक पेड़ लगाने सहित उनके अथक प्रयासों के लिए 2021 में पद्मश्री से भी सम्मानित किया गया था। वे कर्नाटक से थी, वहाँ की हल्लाकी जनजाति से वो आती थी, और पौधों को लेकर उनकी जानकारी और ज्ञान के लिए उन्हें वन की विश्वकोश यानी कि फॉरेस्ट एनसाइक्लोपीडिया कहा जाता था। लेकिन अभी 86 वर्ष की उम्र में उनका निधन हो गया। तुलसी गौड़ा उनका नाम था। और अभी कल ही मैंने आपको जो इम्पोर्टेंट सारे रिवाइज करवाए थे, शायद कल या परसों की बात है, जब हमने पढ़ा था मध्य प्रदेश की प्रसिद्ध बेगा चित्रकार का निधन हो गया, उनका नाम था जोधैया अम्मा, ठीक है। तो अभी अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अच्छा, आगे एक क्वेश्चन में मुझे करेक्शन भी आपको कराना है। कल का वो एक प्रश्न था, अभी ये सारे पहले हम क्वेश्चन पढ़ लेते हैं आज के, फिर मैं आपको वो छोटा सा करेक्शन कराऊंगा। तो देखो प्रश्न क्या है, अभी हाल ही में उबर ने कहां पर महिलाओं के लिए मोटो वुमेन बाइक टैक्सी शुरू की है? तो आंसर होगा इसका बेंगलुरु। तो उबर कंपनी ने शहरी गतिशीलता में सुरक्षा और समावेशिता को बेहतर बनाने के लिए बेंगलुरु में मोटो वुमेन नाम से एक पायलट कार्यक्रम शुरू किया है। तो ये सर्विस विशेष रूप से महिला सवारियों और ड्राइवरों के लिए है। मतलब महिला सवारियों को महिला चालकों से जुड़ेगा ये, जिससे महिलाओं के लिए परिवहन पूरी तरह से सुरक्षित और आरामदायक हो जाएगा। मतलब कोई लेडी बाइक टैक्सी करना चाहती है तो वो ऐसे ड्राइवर से जुड़ पाएगी जिसकी ड्राइवर खुद एक महिला हो। तो कहाँ पे ये शुरू हुई है और किसने शुरू की है? उबर ने। कहाँ पे? बेंगलुरु में। अच्छा, उबर से ही आपको याद आएगा, अभी जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में जो बोट होती है, डल झील में जो बोट होती है,
अगर ऑनलाइन आप वहाँ पे अपनी सीट को बुक करना चाहते हो तो उबेर की एप्लीकेशन पे जाकर के बुक कर सकते हो। और उन बोटों को क्या नाम दिया गया है? उबेर शिकारा। वहाँ पे जो बोट होती है ना, उसी को शिकारा कहते हैं, और उबेर के साथ टाइप हो गया तो उबेर शिकारा कहा जा रहा है उसे। और बंगलुरु से भी कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न मैं आपको रिवाइज कराता हूँ। जैसे कि बंगलुरु में ही पहली डिजिटल जनसंख्या गढ़ी अभी लॉन्च की गई थी, और बंगलुरु में ही बनेगी भारत की सबसे बड़ी सर्कुलर रेलवे, जिसकी लंबाई होगी 287 किलोमीटर। वैसे अभी वर्तमान में सबसे लंबा सर्कुलर रेल मार्ग ये चेन्नई में आपको मिलेगा। उसके अलावा भारत का पहला 3D प्रिंटेड पोस्ट ऑफिस ये खुला है बंगलुरु में। ये प्रश्न एग्जाम में आ चुका है। और वर्ल्ड सिटीज कल्चर फोरम में शामिल होने वाला पहला भारतीय शहर ये बंगलुरु बना था। देश का पहला AI और रोबोटिक टेक्नोलॉजी पार्क, आर्ट पार्क, ये बंगलुरु में लॉन्च हुआ। भारत का पहला डिजिटल वाटर बैंक एक्वेरियम ये बंगलुरु में लॉन्च हुआ। देश का पहला अंडरग्राउंड पावर ट्रांसफार्मर कहाँ स्थापित हुआ? बंगलुरु में। और बंगलुरु में भारत का पहला स्वदेशी बम वर्षक मानव रहित FWD-200B, ये एक तरह का ड्रोन है, इसका अनावरण किया था बंगलुरु के ही एक स्टार्टअप ने, जिसका नाम FWD है। और दक्षिण भारत का पहला अंडरग्राउंड वातानुकूलित बाजार ये कहाँ पर खोला गया? बंगलुरु में ही। और साउथ एशिया का सबसे ऊंचा स्काई डेक ये बनेगा बंगलुरु में, जिसकी ऊंचाई होगी 250 मीटर। तो बंगलुरु से ही संबंधित ये सारे के सारे प्रश्न मैंने आपको एक साथ रिवाइज करा दिए, ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं, अभी हाल ही में किसने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया? तो आंसर होगा R अश्विन ने। तो भारत के प्रमुख स्पिनरों में से एक R अश्विन यानी कि रविचंद्रन अश्विन ने ब्रिस्बेन में तीसरे बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी टेस्ट के अंत में अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की अभी घोषणा कर दी है। वे टेस्ट क्रिकेट में भारत के लिए दूसरे सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज हैं। उन्होंने 106 टेस्ट मैच में 537 विकेट लिए हैं। R अश्विन अभी इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास ले लिया इन्होंने। और वैसे आपको याद हो, अगर हम पढ़ें 2024 में किस भारतीय क्रिकेटर ने क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से संन्यास ले लिया, क्रिकेट से ही संन्यास ले लिया, तो वो शिखर धवन है। और शिखर धवन से एक प्रश्न मैंने आपको और बताया था कि MotoGP इंडिया के ये ब्रांड एम्बेसडर बने थे, और ये प्रश्न भी एग्जाम में भी आ चुका है। वैसे दिनेश कार्तिक हो गया, केदार जाधव हो गया, रिद्धिमान शाह, ये क्रिकेट से इस साल पूर्ण रूप से संन्यास ले चुके हैं। तो इनके नाम भी याद में रखना। बाकी ये थी आज की आपकी करंट अफेयर्स की क्लास। कमेंट करके जरूर बताइएगा सेशन आपको कैसा लगा। अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को दोस्तों के साथ में स्टडी ग्रुप में एक बार शेयर ज़रूर कीजिएगा। वीडियो को लाइक नहीं करा तो एक बार लाइक कर देना। बाकी इन सभी का PDF आपको मिल जाएगा, अपनी टेलीग्राम पे मिल जाता है। टेलीग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। लिंक पे क्लिक करोगे तो डायरेक्ट वहाँ चले जाओगे। डेली PDF वहाँ पे अपलोड होती है। PDF वैसे आपको क्रिक एग्जाम एप्लीकेशन पे भी मिल जाएगी। और इन सब की प्रैक्टिस के लिए इनका मैं टेस्ट तैयार करता हूँ, क्विज तैयार करता हूँ आपकी क्रिक एग्जाम एप्लीकेशन पे। एप्लीकेशन गूगल प्ले स्टोर से जाकर के आप इंस्टॉल कर सकते हैं, ताकि आपका अच्छे से रिवीजन होता रहे। बाकी एक प्रश्न मैंने आपको कहा था, एक करेक्शन मुझे करवाना है। कल हमने एक प्रश्न पढ़ा था, आप देखो 38वें नंबर के नेशनल गेम्स होंगे, उसका शुभंकर मैस्कोट क्या है? तो यहाँ पे ये करेक्ट करना, शुभंकर का नाम है मौली। मैंने यहाँ मिस्टेक से मोनाल लिखा दिया था। मोनाल ये उत्तराखंड का राजकीय पक्षी है, और ये जो इसका शुभंकर है मौली, ये इंस्पायर्ड है मोनाल से ही। तो वो मिस्टेक से मोनाल ही मैंने यहाँ पे लिख दिया था, तो नाम मौली है। अब आपको ये याद रहेगा, आप भूलोगे नहीं। चलो अभी कल के करंट अफेयर्स का एक बार फिर मैं आपको क्विक रिवाइज करवा दूं, फिर हम सेशन एंड करते हैं। वैसे ये करेक्शन मैंने टेलीग्राम पे भी करवा दिया था, कम्युनिटी पोस्ट पे भी डाल दिया था, और नीचे कमेंट बॉक्स में भी पिन कर दिया था। इसीलिए कहता हूँ टेलीग्राम अगर आप यूज़ करते हैं तो आप ज्वाइन करके रख लीजिए। कोई भी अपडेट होता है या डेली का वीडियो जो भी आता है, PDF तो मैं आपको डेली टेलीग्राम पे देता ही हूँ। अगर यूज़ करते हैं तो ज्वाइन करके रख सकते हैं आप। चलो फिर, तो पहला प्रश्न पूछा था, स्लाइनेक्स अभ्यास का आयोजन ये कहाँ पे किया गया? विशाखापत्तनम। देश का पहला डायबिटीज बायो बैंक कहाँ पे स्थापित किया गया? चेन्नई। और पहला वर्ल्डर कप ये कहाँ पे आयोजित हुआ? नॉर्वे की कैपिटल ऑस्लो में। और 38वें राष्ट्रीय खेलों का शुभंकर अब याद रखेंगे, मौली है। भारत के किस प्रोजेक्ट को ब्रिटिश सेफ्टी काउंसिल ने स्वॉर्ड ऑफ ऑनर से सम्मानित किया? श्री राम मंदिर प्रोजेक्ट को। और CPTPP यानी कि कॉम्प्रिहेंसिव एंड प्रोग्रेसिव एग्रीमेंट फॉर ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप में शामिल होने वाला पहला यूरोपीय देश बन गया ब्रिटेन। फेंसिंग कॉन्फेडरेशन ऑफ एशिया के महासचिव चुने जाने वाले पहले भारतीय बन गए राजीव मेहता। केंद्र सरकार ने अंतर्देशीय जलमार्गों के माध्यम से माल की आवाजाही को बढ़ावा देने के लिए योजना शुरू की, जलवाहक योजना। और BWF सुपर 100 ओडिशा मास्टर्स 2024 बैडमिंटन ओपन का पुरुष एकल का खिताब जीता
ऋत्विक, संजीवी, सतीश कुमार ने। और आखिरी प्रश्न था, गूगल ने किसे भारत का नया कंट्री मैनेजर बनाया? प्रीति लोबान को। चलिए कल का भी होमवर्क प्रश्न देखते हैं और सेशन एंड करते हैं। तो कल आपसे पूछा था काजिंद 2024 संयुक्त सैन्य अभ्यास का आयोजन ये कहाँ पे हुआ था? तो सही उत्तर होगा उत्तराखंड में, भारत और कजाकिस्तान के बीच में होता है। आप सभी ने प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर दिया। अब ये रहा आज का आपका होमवर्क प्रश्न।